अर्बन लेजेंड। व्हाट इज़ अर्बन लेजेंड? अर्बन लेजेंड होता क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक स्टोरी है, या फिर बताओ तो एक शहरी कहानी जो कि लोक कथाओं का एक आधुनिक रूप है, जो काफ़ी सारे कहानियों को मिलाकर बनता है। और ये जो कहानी ये लोगों द्वारा स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि एक कहानी है जिसको एक आदमी एक दूसरे आदमी को बता रहा है। उसके बाद वो आदमी इस स्टोरी को सुनकर दूसरे एक और आदमी को बताएगा, जिसमें वो आदमी अपना थॉट्स ऐड करेगा। ऐसे करके इस स्टोरी में कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड होता ही रहेगा। ऐसे ही कई सारे कहानियों को मिलाकर एक स्टोरी फॉर्म होता है, और ऐसे अर्बन लेजेंड हर एक कंट्री में होते हैं। ठीक वैसे ही जापान में भी ऐसे काफ़ी सारे कहानी हैं जिसे सच के रूप में स्प्रेड किया जाता है। ज़्यादातर ये अर्बन लेजेंड पैरानॉर्मल एंटिटी और क्रिएचर के फॉर्म में अपीयर होते हैं जो ह्यूमन पे अटैक कर सकते हैं। इस वीडियो में वैसे ही कुछ अर्बन लेजेंड की स्टोरी बताऊंगा जो कि जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड उनके एग्जिस्टेंस को जापानीज लोग सच मानते हैं। एंड इस अर्बन लेजेंड की पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। डॉल्स को अक्सर बहुत ही क्रीपी चीज़ माना जाता है। काफ़ी सारे मूवीज़ में हमें डॉल्स को एज ए फॉर्म ऑफ किलर दिखाया गया है, जो कि एक इविल स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है। ऐसे काफ़ी सारे डॉल्स हैं, जैसे चकी हो गया, या फिर एनाबेल, या फिर रॉबर्ट। ठीक जापान में भी वैसे ही काफ़ी सारे डॉल्स है जिसका हिस्ट्री इन सभी से बहुत ज़्यादा क्रीपी है। वैसे ही एक डॉल है ओकीकू, द जापानीज हॉन्टेड डॉल। इस डॉल की स्टोरी शुरू होती है 1918 में, जब एक यंग लड़का अपने 2 साल की बहन के लिए ये डॉल खरीदता है, और इसके बाद ही उन लोगों के साथ बहुत ही भयानक घटना होना शुरू हो जाता है। ये डॉल 1918 में 17 साल की इकिची सुजुकी अपनी 2 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदता है। वो एक मरीन टाइम एग्जीबिशन में गया था, जहाँ पर उसे एक दुकान पे ये डॉल रखा हुआ दिखता है। सुजुकी ने दोबारा ना सोचते हुए वो इस दुकान पे जाता है एंड उसके बहन के लिए ये डॉल खरीद लेता है। देखने में वो डॉल 40 सेमी लंबी एक ट्रेडिशनल कीमोनो ड्रेस पहनी हुई थी, एंड कीमोनो बेसिकली ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट एंड नेशनल ड्रेस है जापान में, और इसी कारण से वो डॉल बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाल ट्रेडिशनल काप्पा स्टाइल एंड उसकी आंख थी पूरा ब्लैक। इसके कारण वो अपने बहन के लिए ये डॉल खरीदता है। इसके बाद सुजुकी अपने घर जाता है और वो उस डॉल को अपने बहन को देता है, और डॉल को पाके उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डॉल को पाने के बाद ओकीकू हर दिन उसके साथ खेलती थी, उसे हर जगह ले जाती थी, वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। इसके बाद वो उस डॉल को अपना ही नाम ओकीकू रख देती है। ओकीकू कभी भी उस डॉल को नजरअंदाज नहीं करती थी। इन सभी के बीच में 1 साल बाद बहुत ही एक स्ट्रेंज घटना होता है। 1919 में ओकीकू की अचानक से मौत हो जाती है। येलो फीवर एंड अस्थमा की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसकी मौत होता है। ओकीकू के फैमिली मेंबर्स इस डॉल को उसके साथ बरी कर देना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंटल पॉलिसी की वजह से उन्हें ये चीज़ें करने नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद से ओकीकू के फैमिली मेंबर्स ने इस डॉल को देखकर अपने बेटी को याद कर रहे थे, और कुछ जापानीज फैमिली इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उस फैमिली में बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें होने लगता है। एक दिन उसके फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि उस डॉल की बालों की लेंथ पहले से बढ़ चुकी है। जो बाल पहले कंधों तक था अब वो कमर के नीचे तक आ चुका है, एंड उसकी बालों की कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। रात में वो ओकीकू को अपने सपनों में देखते हैं, एंड कभी कभी वो डॉल सुबह उनके पास आ जाती थी
और ये चीज़ें और ज़्यादा क्रीपी होने लगता है जब उनके घर के लाइट अपने आप बंद होने लगते हैं, घर में डरावनी आवाज़ और किसी की वॉइस सुनाई देता है। और ये चीज़ें और ज़्यादा होने लगता है जब ओकीकू के जन्म और मौत के दिन आगे आने लगता था। टाइम के साथ साथ ओकीकू के फैमिली मेंबर्स समझने लगे कि ज़रूर उनके बेटी की आत्मा इस डॉल के अंदर कैद हो चुकी है। इसके बाद 1938 में उसके फैमिली मेंबर्स उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वो उस डॉल के साथ नॉर्मली अपने बेटी की तरह बिहेव करने लगे हैं। फैमिली ने लोकल मंदिर के साथ संपर्क करता है कि उस डॉल की देखभाल करने के लिए। मंदिर के प्रीस्ट ने अब तक उस मिस्टीरियस डॉल के बारे में सुना था जिसके बाल ऑटोमेटिक बढ़ने लगे, इसीलिए प्रीस्ट देखना चाहते थे कि क्या सच में इस डॉल का बाल ऑटोमेटिक बढ़ता है कि नहीं। और जब वो ये चीज़ देखते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो इस डॉल की देखभाल करने लगे। प्रीस्ट ने इस चीज़ के पीछे की राज को जानने के लिए उस डॉल को रिसर्च के लिए भेजा था, जहाँ से ये पता लगता है कि उस डॉल की बाल एक छोटी बच्ची की है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये डॉल और ज़्यादा पॉपुलर होने लगा एंड वो अब और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो अब प्रीस्ट एंड उन लोगों की सपने को कंट्रोल कर सकता था जो भी उसे देखने आ रहा था एंड उसकी बाल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एंड वो अब और ज़्यादा क्रीपी हो चुका है। कोक्कुरी-सैन जो कि जापान की सबसे पॉपुलर गेमों में से एक है एंड इसे वहाँ पर सबसे पॉपुलर गेम माना जाता है। बेसिकली ये गेम ओजा बोर्ड, अक्सर जिसे हम मूवीज़ में देखते हैं, जिसे लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, उस चीज़ का काफ़ी सिमिलर चीज़ है। अक्सर जापानी स्कूल में बच्चे इसे यूज़ करके एक स्पिरिट को बुलाना चाहते हैं जिससे वो इस स्पिरिट से अपने फ्यूचर की क्वेश्चंस कर सके। और कोक्कुरी-सैन वही स्पिरिट है जिसे इस ओजा बोर्ड द्वारा बुलाया जाता है। ये गेम काफ़ी टाइमों से जापान की स्कूल में खेला जा रहा है। टाइम बीतने के साथ साथ ये गेम इतना पॉपुलर हुआ कि ये खबर मीडिया तक पहुँच गया, जिससे कई स्कूलों में इस गेम को बैन कर दिया। ओजा बोर्ड को यूज़ करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये गलती से किसी इविल स्पिरिट बुला सकता है जो कि ह्यूमन के लिए खतरनाक हो सकता है एंड वो स्पिरिट उन्हें पोजेस्ट भी कर सकता है। और कोक्कुरी-सैन कंपैरेटिवली कम पावरफुल है इन सब इविल स्पिरिट से। कोक्कुरी-सैन उस आत्मा का नाम है जिसे खेल की दौरान बुलाया जाता है और वो किए गए क्वेश्चंस की जवाब देता है। ये एक एनिमल स्पिरिट है जो कि फॉक्स, डॉग एंड रकून का मिक्सचर है। कॉक जिसका मतलब फॉक्स होता है, कू जिसका मतलब डॉग एंड री दैट मीन्स रकून होता है। और ये सभी गुण कोक्कुरी-सैन की स्पिरिट के अंदर है। यंग स्टूडेंट उसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कोक्कुरी-सैन कौन मुझे प्यार करता है, या फिर कोक्कुरी-सैन क्या मैं कभी भी अमीर और फेमस बन पाऊंगा, ऐसी टाइप्स की क्वेश्चंस। लेकिन याद रखना होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसे उसे कभी भी पूछना नहीं चाहिए। नाउ हर एक गेम की तरह इस गेम का कुछ रूल्स है और इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसके साथ एक पेपर शीट, पेन और एक कॉइन चाहिए। नंबर 1, पहले तुम्हें एक ब्लैंक शीट को लेकर उसमें रेड पेन से टोरी ड्रॉ करना पड़ेगा। टोरी बेसिकली एक ट्रेडिशनल जापानीज गेट है। देन उस ड्राइंग के दोनों साइड में येस और नो लिखना पड़ेगा। उसके ठीक नीचे की रो में A to Z एंड उसके नीचे 0 से 9 तक नंबर लिखना होगा। नंबर 2, इस प्रोसेस को करने के लिए तुम्हें अपने रूम के सारे विंडो को खुला रखना होगा जिससे कि कोक्कुरी-सैन की स्पिरिट रूम के अंदर आ सके। और शीट में ड्रॉ किया गया स्टोरी ये इंडिकेट करता है कि उसकी मदद से कोक्कुरी-सैन की स्पिरिट आ जा सके दूसरी दुनिया से इस दुनिया में। नंबर 3, अब उस ड्रॉ किया गया टोरी के ऊपर एक कॉइन रख के उसके ऊपर सभी मेंबर्स को अपने इंडेक्स फिंगर रखना होगा। नंबर 4, इन सभी चीज़ों के बाद तुम्हें कोक्कुरी-सैन के स्पिरिट को बुलाना पड़ेगा, ये बोल के कोक्कुरी-सैन अगर तुम यहाँ पे हो प्लीज़ कॉइन को हिलाओ। नंबर 5, इसके बाद तुम कोक्कुरी-सैन के स्पिरिट को क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी तुम चाहो, ये तुम्हें कॉइन को मूव कर कर तुम्हें जवाब देगी। नंबर 6, जैसे हमने इस गेम को शुरू किया है तो हमें इस गेम को ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो इस गेम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें कोक्कुरी-सैन के स्पिरिट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बोल के कोक्कुरी-सैन तुम अपने घर वापस चली जाओ एंड उसके बाद ये कॉइन अपने आप येस की तरफ जाके अपने आप रेड टोरी के ऊपर आ जाएगी। नंबर 7, जब तुम्हें लगेगा कि उसकी आत्मा यहाँ से चली गई है तब तुम्हें उस कागज़ को डिस्ट्रॉय कर देना होगा।
या तो तुम कागज को टुकड़े टुकड़े कर दो या फिर तुम उसे जला दो और उसी दिन के अंदर तुम्हें उस रिचुअल में यूज किया गया कॉइन को स्पेंड कर देना होगा। नाउ कोक्कुरी-सैन गेम ओजा बोर्ड गेम के एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन ये गेम इसीलिए डेंजरस है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस गेम में खेलते हुए अपने किए गए क्वेश्चंस का नेगेटिव आंसर पाके अपसेट एंड डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हमें याद रखना होगा कि कोक्कुरी-सैन एक बहुत ही चालाक स्पिरिट है जो तुम्हें इजीली झूठ बोल सकता है। सो गाइस, आपको इन दोनों में से कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी वो हमें नीचे कमेंट्स पे बताइए। और अगर आपको ऐसी तरीके का हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।